हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट जो टॉपिक है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से शुरू कर रहे हैं। पिछले दिन आपको डिस्कस किए थे क्लास में कि लोथर मेयर कर्व ने एक डिसाइड किया था वहाँ पर कि कौन से एलिमेंट कहाँ पर रहेंगे, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, कि उसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटालॉइड्स है, ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट्स, नोबेल गैसेस के बारे में कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रहेगा। एक ग्राफ के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर के हम चर्चा किए थे। वहीं से हम कहानी शुरू कर रहे हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को लेकर के। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक पुराना कॉन्सेप्ट जो आया था, उसमें बताया गया था कि 8 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स तो शुरू से ही है, और उस समय तक 63 एलिमेंट ही नोन था। आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में जा करके। लेकिन अब हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आते हैं, क्योंकि जो मेंडलीव का एक शुरुआती पीरियोडिक टेबल रहा है उसमें ये बताया गया कि किसी भी एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन उसी चीज़ को अब हम लोग बदल रहे हैं। एक नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको हम मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं, जिसमें मोसले एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज़ किया और इसमें लिखा जाता है कि इट वाज प्रपोज्ड बाय मोसले ने जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल था उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना तरफ से एक छोटा सा सुधार उसमें किया है। जो मेंडलीव ने अपने तरफ से एक एटॉमिक मास को लेकर के अरेंजमेंट किया था पीरियोडिक फंक्शन में, तो उन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बदल दिया है। एटॉमिक मास को नहीं बोल करके इन्होंने एटॉमिक नंबर को लिखा है कि यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पीरियोडिक फंक्शन की। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको कंसेप्चुअलाइज किसने किया? मोसले ने किया था। मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया। इसमें बहुत सारी बात जो मेंडलीव का है वही है। दूसरी बात कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा वो किसके आधार पर बेस्ड होगा? एटॉमिक नंबर के आधार पर होगा। और मेंडलीव का पुराना वाला जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के आधार पर डिपेंड कर रहा था। तीसरी बात क्या है कि मोसले डिड एन एक्सपेरिमेंट। मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक बम्बार्डमेंट कराया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का और डिफरेंट मेटल सरफेस पर उसको अप्लाई किया। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट मेटल सरफेस पर उसको अप्लाई किया, एक्सरे ऑब्टेंड किया, और उस एक्सरे को ऑब्टेंड करने के बाद जो रिलेशन आया है वो है √μ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। एक रिलेशन आया है। ये रिलेशन किसने लाया है? मोसले ने लाया है। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो ये इक्वेशन आया, तो दरअसल में यहाँ पर एटॉमिक मास और वॉल्यूम, फिर एक ग्राफ आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर और वॉल्यूम। तो एटॉमिक नंबर और वॉल्यूम में एक लीनियर ग्राफ इस तरह से वेरी कर रहा था, जबकि एटॉमिक मास वाला में एक कर्व ग्राफ वेरी कर रहा था। तो एटॉमिक मास में इस तरह के ग्राफ में एक रेगुलर ग्रेडेशन देखने को नहीं मिला, जबकि इस वाले में क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर और वॉल्यूम के बीच में जो एक ग्राफ प्लॉट किया गया इस डिफ्रैक्शन घटना के बाद, उसमें एक लीनियर ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन, जो कि काफ़ी इजी होता है उस चीज़ों को समझना, ग्राफ ऑब्जर्व किया गया। तो मोसले ने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया, खारिज किया, और उन्होंने एटॉमिक नंबर के टर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताकि जो समझना है वो काफ़ी इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो चौथा में ऊपर के कॉन्सेप्ट से जो नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हुआ वो ये हुआ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो पुराना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या था
कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास या मास नंबर, लेकिन वो चीज़ अब पुराना हो चुका था, उसमें कर्व ग्राफ आ गया, उसमें चीज़ों को समझना काफ़ी टफ था। और जब उन्होंने एटॉमिक नंबर, किसने, मोसले ने, मतलब मोसले ने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा सही किया, उसमें क्या, एटॉमिक मास के जगह पर एटॉमिक नंबर को लाया गया। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर जब लिया गया तो ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आया, मतलब एक लीनियर ग्राफ का स्टडी करना काफ़ी इजी होता है। y बराबर mx का एक ग्राफ प्लॉट होता है, और उसी के आधार पर इन्होंने चीज़ों को बदल दी और कहे कि अब आपको एटॉमिक मास पर कोई चर्चा नहीं करना है, अब जो आपका चर्चा होगा वो होगा एटॉमिक नंबर और वॉल्यूम को लेकर के, यानी कि जो किसी भी एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली होंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो अभी तक जो इतना सारा बात हुआ उसमें कुछ बात नहीं है, बस दो बात है इसमें। किसने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में अमेंडमेंट किया, सुधार किया, उनका नाम मोसले है। क्या सुधार किया? बस एक चीज़ का सुधार हुआ कि जो मेंडलीफ ने कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है, जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो एटॉमिक मास के आधार पर है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो ये अरेंजमेंट होगा वो एटॉमिक नंबर के आधार पर होगा, मास के आधार पर नहीं होगा। बस ये एक छोटा सा अमेंडमेंट्स इन्होंने किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही कहता है, जो मॉडर्न है, जो मेंडलीफ के बाद का जो लॉ है, सुधार होने के बाद की, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो नया पीरियोडिक लॉ आया, मोसले ने जो अमेंडमेंट्स किया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको लेकर के हम बात करते हैं। सबसे पहला, इसमें जो मेंडलीफ का जिस समय पीरियोडिक टेबल बना था उस समय नोबेल गैस का तो पता था ही नहीं, बाद में फिर उसका अलग से एक नोबेल गैस आया। तो अब कुल मिलाकर के 9 वर्टिकल कॉलम्स उसमें देखे गए। कितने? 9 वर्टिकल कॉलम्स हो गए। 1 to 8, 1 से 8 तक तो पता था ही। एक इसमें नोबेल गैस बढ़ गया जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप, जिसे हम इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या है? ये एक इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं और ये नोबेल गैस होते हैं, सभी के सभी गैसेस फॉर्म में होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक नया ग्रुप निकला, इसीलिए 8 से बढ़ करके कितना हो गया? 9। तो 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। तीसरा नंबर बात है, इनर्ट गैसेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल। और ये जो अभी हमने कहा कि उसमें इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया गया, उसको किसने किया? रामसे। याद रखना है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया, रामसे। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन कभी MCQ में पूछा जाता है। उसके बाद है कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे कि क्या कहते हैं? पीरियड। ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली इस तरह से कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पीरियड्स आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। अगर हम एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल की बात करें, अब अगर आपके पास 9 वर्टिकल कॉलम है जिसको ग्रुप कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ क्या किया था? ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप बी था। तो अगर 9 कॉलम है यानी कि 9 ग्रुप है और सबको अगर हम ए बी में कैटेगराइज करते हैं तो ओवरऑल 18 ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि इन एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC। यानी IUPAC के हिसाब से कितने ग्रुप्स हो गए? एक्सटेंडेड मतलब कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में सभी सब ग्रुप को अगर अलग अलग करके लिखा जाए ए बी को, तो जो 9 ग्रुप था वो बढ़ करके कितना हो जाएगा? 18 ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद है एक कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। मतलब जो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, उसमें न्यूमेरल वैल्यू दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, और ये चलता है कहाँ तक जाता है, 18 तक जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत होगा कि फर्स्ट ए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए, चूँकि ग्रुप 9 है और ए और बी में इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 1A 2A। अब यहाँ 3A नहीं है, यहाँ पर 3A नहीं है, और इस चीज़ को हम यहाँ पर आपको लिख के बताएंगे। जैसे आपको बताया गया था कि एक पीरियोडिक टेबल को कैसे हम लोग फ्रेम करते हैं, 7 ब्लॉक इस तरह से अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर 2 ब्लॉक छोड़ करके 10 जो डी ब्लॉक कहलाता है, 5 6 7 8 9 10, ये 10 बस। अब इसमें क्या है, लाइंस को आगे बढ़ा देना है, ये डी ब्लॉक हो गया। इसके बाद फिर 2 ब्लॉक को ऊपर उठा लेते हैं जैसे छोड़े थे, और 6 बनाना है इधर, 3 4 5 6। फिर हम इसको उसी तरह से ब्लॉक को एकदम पैरेलल इस तरह से ले जाते हैं, और यहाँ पर एक लास्ट में एक बना देते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल बन करके तैयार हो गया। इसमें हमको समझाने में थोड़ा बनेगा। देखिए इसको हम लिखते हैं 1, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 13 14 15 16 17 एंड 18। तो इस तरह से जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें इस तरह के ग्रुप को दर्शाया जाता है। और इसके साथ ही एक और चीज़ बात करेंगे कि रोमन में, इसमें ए और बी में, तो ये वाला जो है ना, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप बी में है। ये क्या है, ग्रुप बी, ये ग्रुप बी है। और इधर ये हो गया ए, और ये भी क्या हो गया, ए, ये ए हो गया और ये ए हो गया, दोनों ए ग्रुप में आ गया। तो मतलब कि अगर हम इसको हम लिखें तो ये 1A हो जाएगा और ये हो जाएगा 2A, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं, ये 3A, ये 4A, ये 5A, ये 6A, ये 7A, और 8 को A में क्लासिफाई नहीं करते हैं, ये सीधे 8 लिखा जाता है या 0 ग्रुप लिखा जाता है। तो अभी जो आप लिखे, ये सब ग्रुप A को लिखे, सब ग्रुप B को बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें अरेंज किया गया। और वो भी कैसे, वो देखिए, आपको यहाँ से शुरू करना है 1B, 11 से शुरू करना है 1B, 12 नंबर होगा 2B, ये याद रखना होगा आपको। और तब फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं 3 के सामने 3B, 4 के सामने 4B, उसके बाद 5B, 6 के सामने 6B, 7 के सामने 7B, और ये जो 8 9 10 आप देख रहे हैं, ये 8 ग्रुप है। जैसे वहाँ पर 8 ग्रुप 18 के लिए है, यहाँ पर 8 ग्रुप में ग्रुप 8, ग्रुप 9 और ग्रुप 10 रहता है। तो इस चीज़ को आप कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी ग्रुप नंबर आप दर्शाते हैं, दिखाते हैं, किसको कहाँ पर किस तरह से दर्शाना है। तो इस तरह से रोमन नंबर या जो न्यूमेरिकल्स इस तरह से आप दिखाते हैं, कहाँ से क्या शुरू होता है आपको बताया गया, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया हुआ है, याद रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं कि आप जान गए 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, और उसमें क्या कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है उसके बारे में थोड़ा हम, मतलब कि जो पीरियड्स का जानकारी है उसका हम ले लेते हैं। देखिए अगर सबसे पहले पीरियड की बात करेंगे तो आपको 2 एलिमेंट मिलेगा, इस तरफ हाइड्रोजन और उस तरफ हीलियम, 2 मिलेगा। उसको वेरी शॉर्ट या शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद वाले में जब आप आएंगे तो उसमें आपको 8 एलिमेंट देखने को मिलता है, एस में 2 एलिमेंट और इधर पी में 6 एलिमेंट।
उसके बाद फिर 8 मिल जाएगा तो वो शॉर्ट पीरियड हो गया। उसके बाद फिर लॉन्ग होता है, फिर वेरी लॉन्ग होता है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पीरियड नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 तक तो होना है, ये समझ लीजिए आप। कहाँ तक होना है? 7 तक होना है। ये n मतलब क्या? n बराबर 1 यानी फर्स्ट पीरियड, n बराबर 2 यानी सेकेंड पीरियड, n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड पीरियड, n इक्वल टू 4 यानी कि 4 पीरियड, n इक्वल टू 5 मतलब 5 पीरियड, n इक्वल टू 6 मतलब 6 पीरियड, n इक्वल टू 7 मतलब 7 पीरियड। तो 7 पीरियड यहाँ पर हैं। अब पीरियड सबसेल की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सबसेल होता है 1s, और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2। तो इसीलिए जितना इलेक्ट्रॉन उतना एलिमेंट, याद रखिए इस लाइन को, जितना इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पर 1s, एक 1s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए 2 नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। हम अभी बताए थे कि इसमें 2 एलिमेंट होता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। सेकेंड पीरियड में आते हैं तो उस पीरियड में 2 सबसेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, एक 2s और एक 2p। 2 नया सबसेल बनता है। s में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। इस चीज़ को जानने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो देखना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फुल लेक्चर अवेलेबल है। 2s 2p, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 8। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 8 होगा, जो कि शुरू होता है लिथियम से और ख़त्म होता है नियॉन तक। लिथियम से शुरू होकर के नियॉन तक जाता है, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ये बहुत छोटा था, ये छोटा पीरियड है। उसी तरह से अगर हम n इक्वल टू 3 में आते हैं, थर्ड पीरियड में आते हैं, तो वहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा सबसेल बनना शुरू हो जाता है। वैलेंस सेल 3s एंड 3p। क्या बनता है? 3s बनता है और 3p बनता है। तो s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो यहाँ पर कितना हुआ? 8 एलिमेंट। और वो सोडियम 11 से शुरू होता है, आर्गन 18 एटॉमिक नंबर तक पहुँचता है। तो इसमें भी 8 होने के कारण ये भी क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। अगर हम चौथे पीरियड की बात करें, चौथा पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें 4s और 4p तो बनता ही है, उसमें 3d भी बनता है, जिसको हम n-1d कहते हैं। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म है n-1d एंड ns और np। ठीक है, क्योंकि d जब भी होता है तो एक कम करके होता है। अगर 4th पीरियड है तो 3d, अगर 5th पीरियड है तो 4d, अगर 6th पीरियड है तो 5d। ये सबसेल उसमें जनरेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है। तो देखिए s में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। d में कितना आ सकता है? 10। p में कितना आ सकता है? 6। तो टोटल ऐड कीजिए, 2 और 6 8 हो गया, और 2 और 6 8, डी में कितना? 10, तो 18। तो 18 एलिमेंट इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक भरता है। तो इसलिए 18 एलिमेंट्स उस पीरियड में रहेगा। और ये पीरियड जो है पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 से लेकर के क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 पर जाकर के ख़त्म होता है। तो चूंकि इसमें 18 एलिमेंट्स आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा एलिमेंट आया है। इन द सेम वे यहाँ पर हम बात करते हैं 5th पीरियड को लेकर के, तो इसमें भी 5s 5p बना। तो बोले थे कि जितना पीरियड होगा उसका d जो होगा एक कम होगा। अगर हम 5वें ऑर्बिट की बात करते हैं तो 4d आएगा। तो देखिए यहाँ पर 4d आ गया। तो इसमें भी 2 और 10, 12 और 6 18, इसमें भी 18 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 37 एटॉमिक नंबर, यानी रूबिडियम से लेकर के और जेनॉन पर जाकर के खत्म होता है। और इसमें भी 18 एलिमेंट है, तो इसको भी इसके जैसा ही रखना होगा, लॉन्ग बोलेंगे। अब हम नीचे आते हैं छठे पीरियड में। छठे पीरियड में देखिए कि 6s 6p तो बनता ही है और 5d भी बनता है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा सबसेल यहाँ पर जनरेट होता है, जिसको कहते हैं 4f। और इसीलिए यहाँ पर f जब भी लिखेंगे तो 2 कम करके लिखेंगे, n-2f। d लिखेंगे तो 1 कम करके लिखेंगे, n-1d। और बाकी तो ns और np लिखाता ही है। तो ध्यान दीजिए, जब हम d लिखते हैं तो पीरियड से 1 कम करके बोलते हैं। जैसे छठा पीरियड तो 5d, 5वां पीरियड तो 4d, चौथा पीरियड तो 3d। अगर f बोलना हो तो
F आपको 5 तक नहीं बनता है, 5th पीरियड में F आता नहीं है। कहाँ से शुरू हो जाता है? 6th पीरियड में F का एनर्जी लेवल आता है। सबसेल तो बन ही जाता है, सबसेल ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या उसमें भरता है? इलेक्ट्रॉन तो उसमें नहीं भरता है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है कि ये 4F कहाँ से आना शुरू हो जाएगा? जब आप छठे पीरियड में जाएंगे तब जाकर के F आना शुरू करता है। तो जब F आने की नौबत हो तो जितना पीरियड नंबर है उसमें 2 माइनस कीजिए। जैसे छठा पीरियड तो 6 - 2 यानी 4F से बनना शुरू होगा। अगर हम 7वें पीरियड की बात करेंगे उसमें 2 माइनस करेंगे, 5F बनना शुरू हो जाएगा। तो D बोलने के लिए पीरियड नंबर से 1 कम करते हैं, F बोलने के लिए पीरियड नंबर से 2 कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6S में 2, 4F में 14, 5D में 10 और 6P में 6। तो जोड़िए 2 और 14 कितना होगा? 16, 16 और D में 10 तो 26 और 26 और P में 6 तो कितना? 32, 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कितना एलिमेंट्स हो जाएगा? 32 एलिमेंट्स 6 पीरियड में रहता है। और ये सीजियम से लेकर के रेडॉन तक बढ़ता है, जिसका एटॉमिक नंबर 55 to 86 होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट। उसी तरह से अगर हम 7th पीरियड की बात करें तो ऐसे तो अभी तक क्या इनकम्प्लीट इसको कहा जाता है, लेकिन IUPAC नाम लिख करके इसको कंप्लीट किया जा चुका है, फिर भी हमने यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो देखिए शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्गेस्ट एंड इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। और एक और जो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर, इसको हम लोग मैजिक नंबर कहते हैं। जब आप एलिमेंट लिखते हैं इस तरह से हालिना, करब, CS, फायर, तो मैजिक नंबर कहता है कि आप ऊपर वाले में, ऊपर इसका तो 1 होता है आपको पता है, और लिथियम का कितना होता है? 2 होता है। तो इसमें आप पहले 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। अब आप इसमें 8 जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें हम 1 जोड़े तो 3 आ गया। इसमें अब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसमें फिर ये 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। इसमें हम फिर क्या करेंगे? 18 जोड़ेंगे तो रुबिडियम का देख लीजिए कितना आ जाएगा? 37। और अब हम इस 37 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। और इस 55 में अब 32 जोड़ेंगे, 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। यही मैजिक नंबर है। 2, 8, 18, 18, 32 इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। मतलब कि आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर चाहिए होगा तो आप इसमें ऐड करके उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से। बेरिलियम का कितना है? 4। तो आप इसमें जोड़िए कितना? 8 तो क्या हो जाएगा? 12। फिर आप इसमें जोड़िए 8 तो कितना हो जाएगा? 20। अब आप इसमें जोड़िए 18 कितना हो जाएगा? 38। फिर इसमें जोड़िए 18 तो जो आएगा वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो आपको एटॉमिक नंबर याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग। मैजिक नंबर 2, 8, 18, 18, 32 होता है। और उसको ऐड करने से हमारा जो पीरियड में ऊपर से नीचे ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर मिलना शुरू हो जाता है, जिसे हम मैजिक नंबर के नाम से बोलते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा आप डिस्क्राइब कर लेते हैं। वो पीरियड का डिस्क्रिप्शन था, अब ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट पहला क्या है? अल्कली मेटल। अल्कली में कौन आता है? अल्कली में देखिए, अल्कली में आता है हालिना, करब, CS, फायर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। आप इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं क्या लिखते हैं? 1s1, हाइड्रोजन का 1s1, इसका क्या लिखते हैं? 1s2, 2s1, इसका क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यहाँ पर 1 होगा। और पोटेशियम का लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ऐसा लिखते हैं। तो आप देखिए सभी के लास्ट में
S1 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 आ रहा है। ये n इक्वल टू 1 है फर्स्ट पीरियड, ये n इक्वल टू 2 है सेकेंड पीरियड, ये n इक्वल टू 3 है थर्ड पीरियड, ये n इक्वल टू 4 है फोर्थ पीरियड। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब फोर्थ पीरियड है तो लास्ट में है 4s1, थर्ड पीरियड है तो लास्ट में है 3s1, सेकेंड के लिए 2s1, फर्स्ट के लिए 1s1। मतलब कि हम इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या लिख सकते हैं, NS1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS1। उसी तरह ये तो ग्रुप फर्स्ट का है, ग्रुप फर्स्ट को हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में कौन कौन आएगा, ध्यान दीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आना शुरू हो जाता है। तो ये जो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, उसके बाद थर्ड में मैग्नीशियम, फोर्थ में कैल्शियम, आगे इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। इतना ही को आप पहले समझिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है। मैजिक नंबर से आप जोड़ सकते हैं, 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, आगे भी बढ़ेगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2, फिर इसमें हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 हो गया। फिर ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए इसमें क्या ध्यान देने वाला बात है कि सेकेंड पीरियड है तो 2s2, थर्ड पीरियड है तो 3s2, फोर्थ पीरियड है तो 4s2। तो इस तरह से जो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। तो अल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, और सेकेंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, और इसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, NS2। इन द सेम वे अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप का, तो देखिए थर्ड ग्रुप में क्या होगा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इस तरह से होता है। और ये भी n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, देखिए n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। तो हम कुछ का लिखेंगे, उसके बाद हम धड़ाधड़ लिखते चल जाएंगे। इसका होता है 5, तो 5 है तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1, और इसका उसी तरह से लिखते लिखते आ जाएगा 3p1, इसका लिखते लिखते आ जाएगा क्या 4p1, इसका लिखते लिखते क्या हो जाएगा 5p1। तो इसमें देख लीजिए 3s2 आएगा, इसमें भी, इसमें आ जाएगा 4s2, इसमें आ जाएगा 5s2, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, जब सेकेंड पीरियड है तो 2s2 2p1, थर्ड पीरियड है 3s2 3p1, और फोर्थ पीरियड है तो 4s2 4p1, फिफ्थ पीरियड है तो 5s2 5p1। तो इसका जो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP1। ये इसका बोरोन फैमिली का हो गया, ग्रुप 13 एलिमेंट का हो गया। अच्छा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सब सेल इज कॉल्ड डेड ब्लॉक। तो यहां देखिए, अब आ जाते हैं 14 ग्रुप, ठीक है। 14th को हम लोग ग्रुप 4 रोमन में लिखते हैं, 4A, कार्बन फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, इस तरह से। अब देख लीजिएगा, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड में है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ में है, आगे डॉट डॉट ऐसे होते जाएगा। तो अब देखिए कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। सिलिकॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसी तरह से इसमें आ जाएगा 4s2 4p2। सिमिलरली करके आप डॉटेड करके लिख सकते हैं 5s2 5p2। तो इसका जो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, NS2 NP2। ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हर एक ग्रुप का अलग अलग हम आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उसी तरह से अगर
15th ग्रुप यानी 5th ग्रुप में आते हैं नाइट्रोजन फैमिली। उसमें कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिलेंगे आपको, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक ये होता है सेकेंड पीरियड से शुरू, फिर ये 3, फिर ये 4 एंड सो ऑन, 5 नीचे होते जाएगा। 7 होता है जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p3। उसी तरह से जब इसका लिखेंगे 3s2, 3p3, फिर इसका लिखेंगे 4s2, 4p3, इसका लिखेंगे 5s2, 5p3। तो आप बताएं जो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2NP3 हो जाएगा। और देखिए जो नाइट्रोजन फैमिली है इसमें जो ये एलिमेंट्स होते हैं जितने भी, वो उसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र में होता है। वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा काम होता है इन एलिमेंट्स का, इसीलिए इसको निक्टोजीन या निकोजीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे आते हैं ग्रुप 16 में, देखिए कौन कौन सा है। तो ग्रुप 16 में हमको मिल जाएगा ओस से टेपो, इस तरह से, मतलब ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये क्या हो गया फोर्थ ग्रुप, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, इसको क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड में है तो लास्ट में 2s2, 2p4। थर्ड में होगा तो क्या हो जाएगा 3s2, 3p4। 4 में है तो हो जाएगा 4s2, 4p4। 5 में है तो हो जाएगा 5s2, 5p4 एंड सो ऑन। तो इसका जो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा वो होगा NS2NP4, GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NS2NP4। उसी तरह से आगे और भी एलिमेंट्स हैं इसमें। अच्छा, इसको ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चैल्कोजीन्स बोलते हैं। चैल्कोजीन्स मतलब ओर फॉर्मिंग, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं ना जैसे ओर बनाते हैं, जैसे कॉपर पायराइट हो गया, ठीक है, जैसे CuFeS2, Cu2O, FeS, गैलीना। तो ये सब चीज़ मतलब जो होता है ना ये ओर में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट कहते हैं और इसको चैल्कोजीन कहा गया है। उसी तरह से हम हैलोजन फैमिली में आते हैं, ये साल्ट फॉर्मिंग होते हैं। साल्ट फॉर्मिंग से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये N=2, ये N=3, ये 4th का है, ये 5th का है, इस तरह से। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p5। इसी तरह से इसका हो जाएगा 3s2, 3p5, इसका हो जाएगा 4s2, 4p5 और इसका हो जाएगा 5s2, 5p5। तो ओवरऑल जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वो क्या होगा NS2NP5। यानी सेकेंड पीरियड था 2s2, 2p5, थर्ड था 3s2, 3p5, फोर्थ था 4s2, 4p5। तो उसी तरह से अगर कोई n होगा तो NS2NP5 क्या हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड द लास्ट जीरो ग्रुप के लिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जीरो ग्रुप के लिए कौन कौन सा आएगा, जैसे हीलियम, एक्सेप्शन में होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम होता है एक्सेप्शन में, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सब होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है, इस तरह से। सिमिलरली ये तो 1s2 है, इस एक्सेप्शन में है तो इसको हम लोग अलग रखते हैं। अब नियॉन में आ जाते हैं। ठीक है, हीलियम फर्स्ट पीरियड में आएगा, ये हो जाएगा सेकेंड में, ये हो जाएगा थर्ड में, ये हो जाएगा 4 में, 5 में। कोई भी दिक्कत हो तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल सामने में रखिए, अपने आप सब क्लियर होगा। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन हो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 3s2, 3p6, इसका लिखेंगे होगा 4s2, 4p6, इसका लिखेंगे 5s2, 5p6। तो इसीलिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा NS2NP6। ये इनर्ट गैस है, इसके वैलेंस सेल में अगर हम सब में बात करें, जो पहले भी हमने इधर लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ दीजिए 5, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा
कितना 7 और यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। तो आउटर सेल को इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ देते हैं और ये क्या बन जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आप उसके वैलेंसी को भी लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, NS122 ये हो गया एस ब्लॉक के लिए। उसी तरह से अगर पी ब्लॉक का लिखना चाहे तो NS2NP126 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरह से अगर डी ब्लॉक का लिखना चाहे तो N-1D1210 और NS122 इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक का लिखेंगे तो N-2F1214 फिर N-1D022 और NS2। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का और डी ब्लॉक का। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको जरूर याद रखा जाए क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर है। इस चीज़ को बाद में आपको बताएंगे भी। चलिए अब यहाँ पर एक नोमेनक्लेचर सिस्टम पर आते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या है कि IUPAC ने 100 से जो ऊपर गया हुआ है एलिमेंट उसके लिए एक रिकमेंड किया गया है 100 एटॉमिक नंबर के बाद का जो भी है। जैसे आप 101 में मेंडेलेवियम बोलते हैं, 102 में आता है नोबेलियम, 103 में आता है लॉरेंसियम, 104 में आता है रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबोर्जियम। इस तरह से एलिमेंट्स आते हैं और ये उसके सिंबल्स हैं। लेकिन इसके बदले में एक IUPAC ने रिकमेंड किया, इसमें अब जैसे मेंडलीफ ने कोई डिस्कवरी किया तो उन्होंने मेंडेलिनियम रख दिया, अब रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया तो रदरफोर्डियम रख दिया। तो इसलिए सब लोग अपना अपना नाम पर एलिमेंट को रख रहे थे। तो IUPAC ने कहा कि नहीं, आप क्या कीजिए, एक रिकमेंड कर रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, यहाँ पर पेंट होगा पेंट। उसके बाद 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। तो ये पहले आप याद कर लीजिएगा। IUPAC का एक प्रीफिक्स है जिसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 101, 1 के लिए देखिए इसमें क्या है अन, तो यहाँ पर लिखेंगे अन। फिर 0 के लिए लिखेंगे नील, नील है 0 के लिए, फिर 1 तो फिर लिखेंगे अन। इसके बाद लास्ट में लगा देंगे IUM, यम, अन नील अन यम, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा UNU, ठीक है 101, इस तरह से सिंबल भी बनता चला जाएगा। 102 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए लिखेंगे क्या, 1 के लिए अन, तो यहाँ लिखेंगे अन। 0 के लिए क्या लिखेंगे नील, NIL नील। 2 के लिए क्या लिखेंगे बाई, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई। और 2 आई नहीं लिखते हैं, कहीं हटा देंगे यम, अन नील बाइयम। और यहाँ पर सिंबल हो जाएगा UNB। उसी तरह से 103 को देखा जाए, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, ट्राई और उसके बाद यम। अन 1 के लिए, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, उसके बाद लिखेंगे IUM। 105 तो अन नील पेंट और उसमें IUM लगाएंगे। 1 के लिए अन नील, 6 के लिए क्या होगा हेक्स, उसके बाद IUM और सिंबल भी लिखते जाएंगे UNT। उसके बाद UNQ, UNP, UNH, ठीक है। हेक्स के लिए H यूज कर लेंगे। और आगे भी हम यहाँ पर 110 तक इसको हम लिखे हैं। जैसे इसमें बोरियम, हाशियम, मेटनेरियम, डर्मेस्टेडियम ये सब आया है, तो इसके लिए अन नील सेप्ट IUM, तो ये हो जाएगा UNS। उसके बाद अन नील ये क्या था ऑक्ट, ऑक्ट IUM, तो ये क्या हो जाएगा UNO, अन नील देखिए 9 के लिए इन है,
ध्यान दीजिएगा 9 के लिए क्या लिखना है, इन, ENN, IUM, उसके बाद U, अन, फिर नील के लिए N, उसके बाद E लिख देंगे, 1 1 10, तो क्या हो जाएगा, अन नील, IUM, U और N कर देंगे। आई थिंक आपको समझ, तो EM लगा देना है लास्ट में, क्या लगा देना है, EM, जो भी आप नाम लिखेंगे लास्ट में क्या लगा देना है, EM इज एडेड। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, ये एक IUPAC नेमिंग सिस्टम था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड ब्लॉक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड ब्लॉक। ग्रुप कैसे पता करते हैं किसी भी एलिमेंट का कि किस में है, और ब्लॉक कैसे पता करते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर NP इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना है, अगर NP इलेक्ट्रॉन है, NP इलेक्ट्रॉन जैसे 2p 3p ऐसा कुछ है, तो वो p ब्लॉक का हो जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट मेथड है ब्लॉक जानने का, आपको बताते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, जिस सब सेल में जाएगा, तो वही उसका ब्लॉक नंबर हो जाएगा। अगर S में गया तो S ब्लॉक, P में गया तो P ब्लॉक, D में गया तो D ब्लॉक, F में गया तो F ब्लॉक। ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक जस्टिफाई करने का। अब मेन चीज जो यहाँ पर रह जाता है वो ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कैसे जस्टिफाई करते हैं, और पीरियड नंबर बताने का भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में गया, उसका जो सबसे हाईएस्ट मतलब कि वैलेंस सेल का जो नंबर है ना, बस वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। ग्रुप नंबर, देखिए इसका ग्रुप नंबर निकालना है किसका, P ब्लॉक का। तो आपको क्या करना है, 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NP इलेक्ट्रॉन जैसे 2p 3p 4p जितना है, तो आपको क्या करना है, NP में जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो 12 में आप ऐड कर दीजिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोरोन की बात करें, बोरोन की बात करते हैं, बोरोन का कैसा लिखते हैं, 1s2 2s2 2p1 ऐसा लिखते हैं। ये बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें कहा गया है NP कौन है, 2p है यहाँ पर NP। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। आप 12 में जोड़ दीजिए तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये याद रख लेना है आपको कि अगर NP सबसेल है उसके लिए अगर आपको देखना है ब्लॉक, तब तो P ब्लॉक होगा ही, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है। लेकिन ग्रुप नंबर कितना होगा, 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आइए, अगर NP इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, NP उसमें है ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन में, S होगा या F होगा या D होगा, कोई ना कोई होता होगा। अब मान लीजिए कि F में 0 इलेक्ट्रॉन है और D में भी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, और खाली किस में है, NS में है। तो मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, तो इसलिए उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, S ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2s2 जा रहा है, ये क्या होगा, S ब्लॉक का हो जाएगा। 5s2 5s1 तो क्या हो जाएगा, S ब्लॉक का हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना P में है ना B में तो है ही नहीं, ना D में है ना F में है, सिर्फ किस में है, S में है। मतलब कि वो किसका होगा, S ब्लॉक का होगा। और उसका जो ग्रुप नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, NS इलेक्ट्रॉन। जैसे भी हमने लिखा है 2s2, तो कितना इलेक्ट्रॉन दो, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा 2। अगर कोई लिख दिए 5s1, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 1। कोई लिख दिया 7s1, इसका भी ग्रुप क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से देखना है आपको। अब मान लीजिए कि S में तो इलेक्ट्रॉन है ही, अब आपको N-2 में भी है, N-1 D में भी है, सब में है। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब कि ये F ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया, मतलब F में भी इलेक्ट्रॉन है, D में भी इलेक्ट्रॉन है और S में भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट होंगे कहाँ के होंगे, F ब्लॉक। F ब्लॉक कहाँ होता है, पीरियोडिक टेबल के नीचे एक छोटा सा 14 ग्रुप का बना हुआ होता है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, या तो 3 बोलिए या फिर कॉमन बोलिए, रोमन में बोलिए 3b, सबका सेम होगा, क्योंकि 3 ग्रुप से ही
लैंथेनाइड और एक्टेनाइड बाहर निकला हुआ है, मतलब एक नया ग्रुप बना हुआ है, नीचे नया टेबल एक बना हुआ है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। अब अगर कोई दूसरा कन्फिग्रेशन होगा जैसे n-1d 1 से 10 और ns 0 से 2, मतलब कि अगर S है और D है, F नहीं है मतलब कि वो D ब्लॉक का है, S है तो S ब्लॉक का है, P में है तो P ब्लॉक का है, अगर F में भी है, S में भी है और D में भी है मतलब वो F ब्लॉक का है, और अगर D में है और S में है मतलब वो D ब्लॉक का है। और इसका ग्रुप नंबर निकालने का क्या तरीका है कि n-1d में जितना इलेक्ट्रॉन है और ns में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको आप जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4s2 3d5 कर दिया हमने, मान लीजिए ऐसा। देखिए तो ये क्या है, ये है ns, 4s क्या है ns, और 3d क्या है n-1d। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हुआ 7। इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 5s2 4d3 ऐसा हम लिख देते हैं, तो देखिए S में है और D में है मतलब कि ये D ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो जाएगा 5, तो इसका ग्रुप हो जाएगा कितना 5। तो D के लिए तो सबसे आसान है, जितना S का इलेक्ट्रॉन जितना D का इलेक्ट्रॉन है सबको जोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड ब्लॉक। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, पीरियड कैसे निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल का जैसे मान लीजिए क्रोमियम 24, आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s1 3d5, 4 से 10 12 से 5। अब आपको पीरियड नंबर चेक करना है ना, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। इस पूरे में देखिए कि सब वैलेंस सेल कहाँ पर है, वैलेंस सेल हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर कहाँ पर है, तो आपको दिखाई देगा 4s, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर कौन सा है 4s, तो ये क्या हो जाएगा 4th पीरियड का हो गया, 4th पीरियड का हो गया। तो मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जैसे अब मान लीजिए कि हम सल्फर का लिखते हैं 16 होता है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 से 12 3p4। अब लास्ट वैलेंस सेल कौन है, वैलेंस सेल है 3s2 3b, तो इसका जो n इक्वल टू क्या है 3, मतलब कि ये क्या हो गया 3rd पीरियड का हो गया। तो पीरियड निकालना बहुत आसान है, कॉन्फ़िगरेशन पता है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्बिट आपको जो दिख रहा है उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वही उसका क्या हो जाएगा पीरियड नंबर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग देखें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पीरियडिक टेबल यहाँ दिखाने का कोशिश किए हैं, एक व्यू आप ले लें, और इसमें 1s, इसमें 2s, ये S ब्लॉक हो गया, बीच में ये D ब्लॉक, और इधर ये क्या हो गया P ब्लॉक, जिसमें हम नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजिन, ऑक्सीजन को चैल्कोजिन्स, फ्लोरीन को हैलोजेंस, और ये नोबल गैसेज हैं। बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसको हम लोग कहते हैं, और ये यहाँ पर रहा F ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ को लेकर के, किसी भी एलिमेंट को लेकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, जो पीछे जो नियम बताए गए हैं उसके द्वारा। तो आज के लेक्चर में रहेगा इतना ही, हम लोग अगले क्लास में आएंगे इसके बाद जो बचा हुआ है। थैंक यू।